अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम है। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप बारहा मुझसे पूछते हैं कि रज़ी भाई आप ये शूटिंग कहाँ करते हो, इसका लोकेशन ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ शहर नागपुर से है और नागपुर में मैं जिस मकाम पर शूटिंग करता हूँ इसको सेमिनरी हिल कहा जाता है। ये कुदरती जंगल है, काफ़ी बड़ा इलाका है, लोग जॉगिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक ट्रैक भी है, रेलवे का ट्रैक भी जो आपको दिखाई देता है। पहले यहाँ पर बच्चों को घुमाने वाली इस जंगल में टॉय ट्रेन चला करती थी, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत ज़माने से बंद है। आप देखिए दरख्तों में इस वक्त ख़ास तौर पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और जंगल में उजाला हो चुका है। सर्दियाँ काफ़ी कम हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे जो टीक के जो दरख्त हैं उनके पत्ते जर्द होकर अब ज़मीन पर आ रहे हैं। यानी आप कहेंगे कि पतझड़ का मौसम टीक में आ चुका है, सागवान के पेड़ों में आ चुका है। बाकी अभी हरियाली काफ़ी नज़र आती है। इन बेलों को देखो, अभी ये हरी हैं। बहरहाल हम सुनाने जा रहे थे आपको दास्तान, और दास्तान सुनाने के पहले आपसे एक वही वाली गुजारिश जो बार बार करता हूँ, अक्सर करता हूँ, कई बार करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने ख़यालात का इज़हार यानी कमेंट ज़रूर करें, जो हमारे लिए मशवरे का काम करते हैं, जिसको लेकर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सुनाऊँगा ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेगमात के आंसू से एक नई दास्तान। इस दास्तान का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है शहज़ादी की खाकी छप्पर खट। खाकी से मुराद खाक यानी मिट्टी, छप्पर खट आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। छप्पर खट दरअसल 4 सुतूनों वाला पलंग यानी बेड को कहा जाता था, जिसके ऊपर एक छत हुआ करता था, जो अक्सर बादशाहों के महलों में, अमीरों में, सौदागरों की कोठियों में हुआ करती थी। आम लोगों के बस की बात नहीं होती थी। उस तरीके की पलंग पर सोना एक सपना ही हुआ करता था। आज भी बहुत सारे लोग उस तरीके की पलंग बनवाते हैं। तो बहरहाल ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दास्तान का नाम रखा है शहज़ादी की खाकी छप्पर खट, यानी शहज़ादी की मिट्टी वाली पलंग। तो चलिए मैं आपको सुनाऊं ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी दास्तान बात लाल किले की। गदर से काफ़ी वक्त पहले की दिल्ली का लाल किला है। हर तरफ खुशियां हैं, शादमानियां हैं, ज़ौक़, मिर्ज़ा ज़ौक़, गालिब जैसे शोराओं का आना जाना है, मुशायरों की महफ़िलें हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटियां हैं। ऐसे माहौल में एक शहज़ादी जिसकी उम्र लगभग 15 बरस की हो चुकी है, बहादुर शाह ज़फ़र की पोती, उसका नाम गुलबानो है। गुलबानो 15 बरस की हो चुकी हैं। जवानी की रातों ने गोद में लेना शुरू कर दिया है। मुरादों के दिन पहलुओं में गुदगुदियाँ करने लगे हैं। मिर्ज़ा दार बख्त बहादुर वली है, साबिक बादशाह के नूर चश्म हैं। बाप ने बड़े चाव से इन्हें पाला था और जिस दिन से वो दुनिया को छोड़कर कब्र में गए हैं, यानी इनके वालिद का, इस बच्ची के वालिद का इंतकाल हो चुका है। गुलबानों के नाज़ो नखरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सबको ही उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पूरे महल ने अपने सर पर चढ़ा कर रखा है और उनकी माँ कहती भी हैं कि गुलबानों का ज़रा सब कोई ख्याल रखा करो ताकि वो बाप की मोहब्बतों को कुछ हद तक भूल जाएं। उधर बहादुर शाह ज़फ़र का ये आलम है कि वो अपनी पोती के लाड़ में एकदम पागल हुए हैं। छोटी छोटी सी बात का ख्याल रखते हैं। नवाब ज़ीनत महल इनकी लाडली और मंजूर नज़र बीवी हैं। जहाँ बख्त यानी जवां बख्त इन्हीं के पेट का शहज़ादा। अगरचा मिर्ज़ा दार बख्त के कब्ल अज़ वक्त मर जाने से वली अहद का मनसब जो था मिर्ज़ा फ़ख्रू को मिल चुका है, मगर जवां बख्त की मोहब्बतों के सामने वली अहद की भी कुछ परसिश नहीं और ज़ीनत महल अंग्रेज़ी हुक्काम से अंदर ही अंदर जवां बख्त की तख्तनशीनी के मामला तय कर रही हैं। जो अक्सर बादशाहों के घरों में, ख़ानदानों में होता है, वो सब बहरहाल चल रहा है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने उस वक्त के हालात आपके नज़रों के सामने रखने की
कोशिश की है। जवां बख्त की शादी का मंज़र है, धूम है शादी के। मुग़लों यानी लाल किला की में आप कह सकते हैं कि लाल किले की तारीख़ में जवां बख्त की शादी जो थी वो आखिरी शादी जो थी बहुत धूमधाम से हुई थी। अब आगे गदर होने वाला है तो उसके बाद किसी शहज़ादे की इतनी धूमधाम से शादियाँ नहीं हुई। तो जवां बख्त की शादी का ये आलम था कि बड़े बड़े शोरा बुलाए गए सारे हिंदुस्तान से, उनकी मुशायरों की महफ़िलें हुई, आतिशबाजी के प्रोग्राम हुए, कई दिनों तक जश्न चला। सारे हिंदुस्तान के राजे रजवाड़े उस शादी में पहुँचे हुए थे। लिहाजा इस शादी का ज़िक्र जो है शमसुल उलमा आज़ाद दहलवी ने भी अपनी हयात में किया है। ये सब कुछ था और जवां बख्त और ज़ीनत महल के आगे किसी का चिराग न जलता था, मगर गुलबानो की बात से सबसे निराली थी। बहादुर शाह को इस लड़की से जो ताल्लुक़ था और जैसी सच्ची मोहब्बत इस यतीम लड़की से रखते थे, इस कैफियत ज़ीनत महल और जवां बख्त को भी नहीं थी। यानी बहादुर शाह ज़फ़र को इतनी ज़्यादा मोहब्बत गुलबानो से थी कि वो अपनी चहती बेगम और उसके बेटे से भी इतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितनी इस बच्ची से करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलबानो किस शान और शौकत और नाज़ व नेमत से ज़िंदगी बसर करती होंगी। होने को मिर्ज़ा दारबख्त के और भी बाल बच्चे थे, मगर गुलबानो और उसकी वालदा से इनको इश्क था। गुलबानो की माँ दरअसल एक डोमनी थी। डोमनी अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। डोमनी एक कौम होती है, एक ज़ात होती है जिसके लोगों का पेशा जो होता है वो गाना होता है। तो यहाँ पर ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि गुलबानो की वालदा जो थी वो एक डोमनी थी और मिर्ज़ा इसको तमाम बेगमात से ज़्यादा चाहते थे। जब वो मरे हैं तो गुलबानो 12 बरस की थी। मिर्ज़ा दरगाह हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली में दफन कर दिए गए। आज भी चिराग दिल्ली के नाम से दिल्ली में वो बस्ती मौजूद है जहाँ हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि आप दिल्ली के चश्म चिराग थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं और खिलाफत का सारा दारोमदार निज़ामुद्दीन औलिया के बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास ही रहा। तो गुलबानो के वालिद को ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की कब्र के पास यानी चिराग दिल्ली में दफन कर दिया गया। ऐसा ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं, जो दिल्ली से 6 मील के फासले पर पुरानी दिल्ली के खंडरों में वाक़ है। आज भी वो इलाका आप जाएं, मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ दिल्ली, जब जाता हूँ अक्सर वहाँ जाता हूँ। वो इलाका जो है पूरा की पूरा अजीब व तरीके से आबाद है। बड़ी तंग गलियों से गुज़र कर वहाँ तक पहुँचा जाता है। बहरहाल गुलबानो महीने के महीने माँ को लेकर बाप की कब्र देखने जाया करती थी। जब कब्र जाती तो कब्र को लिपटकर खूब रोती और कहती, अब्बा हमको भी अपने पास लिटाकर सुला लो ना, हमारा जी बहुत घबराता है आपके बगैर। इस तरीके की बातें गुल अक्सर अपने बाप की कब्र को पकड़कर लिपटकर किया करती थी। जब गुल 15 साल की हुई, उसने शबाब के आलम में कदम रखा तो बचपन की ज़िद और शरारतें तो रुखसत कर दी, मगर दिलरुबाई की शौखियाँ इस सितम की ढाई के महल का बच्चा बच्चा पनाह मांगता था। सोने के छप्पर खट में 2 शाला ताने सोया करती थी। सोने का छप्पर खट, अब जो छप्पर खट है वो सोने का है, यानी वो पलंग जो है जिस पर गुल आराम किया करती थी वो सोचिए आप कि सोने का है। शाम के चिराग जले और बानो छप्पर खड़ पर पहुंची। माँ कहती, चिराग में बत्ती पड़ी और लाडो पलंग पर चढ़ी तो मुस्कुरा कर अंगड़ाई और जमाई लेकर सर के बिखरे हुए बालों को माथे से समेट कर कहती, अच्छा बी तुमको क्या, सोते हैं वक्त खोते हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, तुम नाहक लुटी जाती हो। माँ कहती है, ना बन्नो मैं जलती नहीं हूँ, शौक़ से आराम करो, खुदा तुमको हमेशा सुख नींद सुलाता रहे। मेरा मतलब तो यह है कि ज़्यादा सोना आदमी को बीमार कर देता है। तुम शाम को सोती हो तो सवेरे ज़रा जल्दी उठा करो, मगर तुम्हारा तो ये हाल है कि 10 बज जाते हैं, घर में धूप फैल जाती है। लुड़ियाँ जो है वो डर के मारे बात तक नहीं कर सकती कि कहीं गुलबानों की आंख ना खुल जाए। ऐसा भी क्या सोना कि आदमी को कुछ घर का काम का भी देखना चाहिए। अब माशाअल्लाह तुम जवान हो चुकी हो, पराए घर जाना है, अगर यही आदत रही तो वहाँ क्यों कर गुज़र होगा तुम्हारा। गुलबानो माँ की ये तकरीर सुनकर बिगड़ती और कहती, तुमको इन बातों के सिवा और कुछ भी नहीं आता है और हमसे ना बोला करो, हर वक्त आप यही सब बातें लगा कर रखी रहती हैं। जैसे एक माँ और बेटी के बीच में अक्सर नोक-झोंक हुआ करती है। अब हम चाह रहे हैं दादा हुजूर के पास यानी बहादुर शाह ज़फ़र के पास, और आपकी सारी शिकायतें उनसे कर देंगे। अब देखिए
महल के हालात जो थे लाल किले में, उस ज़माने का जिक्र है कि मिर्ज़ा दावर शिको शहज़ादा खिज़र सुल्तान का बेटा गुलबानो के पास आने जाने लगा। किले में बाहमी पर्दे का दस्तूर ना था, यानी शाही ख़ानदान के लोग आपस में पर्दा करते थे, पर्दा ना करते थे। इस वास्ते मिर्ज़ा दावर की आमोदरफ़ बेरोक टोक होती थी। पहले तो गुलबानो और इन के बीच जो बचपन का जो रिश्ता था वो चचेरे भाई बहनों का रिश्ता था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़रा गुलबानो की भी उम्र 15 बरस की हो चुकी थी, तो ऐसा दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई थी। अब गुलबानो अक्सर देखकर उसको शर्मा जाया करती थीं और वो भी दिल ही दिल में गुलबानो को बहुत पसंद करने लगा था। वो अक्सर गुलबानो से मिलने के बहाने, चची के हालात जानने के बहाने वो गुलबानो के महल में आया करता था। एक दिन सुबह के वक्त मिर्ज़ा गुलबानो के पास आए तो देखा कि बानो सियाह दोशाला ओढ़े सुनहरी छप्पर खट में सफ़ेद फूलों की सेज पर पांव फैलाए बेखबर सोती पड़ी हुई हैं। मुंह खुला हुआ है, अपने ही बाजू पर सर रखा है, तकिया अलग पड़ा हुआ है, दोनों लौंडियां मक्खियां उड़ा रही हैं। दावर शिको चच्ची के पास बैठ गए और बैठकर चच्ची से बातें करने लगे, लेकिन बातें करते करते धीरे धीरे अपनी नज़रों को उठाकर गुलबानो को देख लिया करते थे। आखिर ना रहा गया और बोला कि चच्ची हज़रत, बानो इतने दिन चढ़े तक सोती रहती हैं, धूप करीब आ गई है, अब तो इनको जगा देना चाहिए। चच्ची ने कहा, बेटा बानो को मिजाज को जानते हो, किसकी शामत आई है जो इनको जगाए, आफत बर्पा हो जाएगी। दावर ने कहा, देखिए मैं जगाता हूँ, देखूँ क्या करती है। चच्ची हंसकर बोली, जगा दो, तुमसे क्या कहेगी, तुम्हारा तो बहुत लिहाज करती है। दावर ने जाकर तलवे में गुदगुदियाँ की। बानो ने अंगड़ाई लेकर पाँव समेट लिया और बेख्तियार आंखें खोलकर निगाह तैश यानी गुस्से वाली नज़रों में पायती की तरफ देखा। इसको ख्याल था कि किसी लौंडी की शरारत है, इसको गुस्ताखी की सज़ा देनी चाहिए, मगर जब इसने ऐसे शख्स को सामने खड़ा देखा जिससे खुद ब खुद इसका दिल मोहब्बत करता था, तो शर्म से इसने दोशाला का आंचल मुंह पर डाल लिया और घबराकर उठ बैठी। दावर ने होश पाश मंजर को दिल थाम कर देखा और बेख्तियार चीख कर बोला, लो चच्ची हज़रत, मैंने बानो को उठा कर बैठा दिया है। मोहब्बत ने बहुत तरक्की कर ली थी, मकतब इश्क की अब हद ख़त्म हो गई थी और दर से हिज्र वस्ल के शिकवे पढ़े जाने लगे थे। गुलबानो की माँ को शुबा हुआ और उसने दावर शिको को अपने घर में आना बंद करा दिया। अब गदर के 9 महीने के बाद के हालात लिखते हैं। यहाँ तक ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे हालात को बयान किया है कि गुलबानो का किस तरीके से महल में वक्त बीत रहा था। अब लेकिन गदर हो चुका, महल लुट चुका। उसके 9 महीने के बाद की कहानी, बीच की कहानी जो है वो जैसा सारे शहज़ादे शहज़ादियों के साथ हुआ है वैसा ही गुलबानो के साथ भी हुआ होगा। आगे लिखते हैं कि दरगाह हज़रत चिराग दहली का एक गोशा, वही जहाँ गुलबानो के वालिद दफन किए गए थे, वहाँ पर एक कोने का जिक्र करते हैं कि एक कबूल सूरत औरत फटा हुआ कंबल ओढ़े रात के वक्त हाय हाय कर रही थी। सर्दी के दिन थे और बारिश धुआंधार हो रही थी, परनाले से पानी बड़ी तेज़ी से गिर रहा था। तेज़ हवाओं के झोंकों से बौछारें उसी जगह को तर कर रही थी जहां उस औरत का बिस्तर था। यह औरत सख्त बीमार थी, पफली के दर्द, बुखार और बेकसी में अकेली पड़ी तड़प रही थी। बुखार की बेहोशी में इसने आवाज़ दी, गुलबदन, अरे ओ गुलबदन, मुर्दार मर गई क्या, जल्दी आ और मुझको दोशाला उड़ा दे। देख बौछार अंदर आती है, पर्दा छोड़ दे। गुलबदन, तू कहाँ गारत हो गई, मेरे पास कोयलों की अंगीठी ला, पसली पर तेल मल, अरे दर्द से मेरी सांस रुकी जा रही है। जब कोई इस आवाज़ पर भी उनके पास ना आया तो इसने कंबल चेहरे से हटा दिया और चारों तरफ देखा। अंधेरा दालान में खाक के बिछोने पर तन्हा पड़ी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। पर नाले से पानी तेज़ी से आवाज़ों के साथ गिर रहा था। बिजली चमकती थी तो एक सफ़ेद कब्र की झलक दिखाई देती थी जो दरअसल उसके बाप की थी। यह हालात देखकर उस औरत ने एक आह का नारा मारा और कहा, बाबा बाबा
मैं तुम्हारी गुलबानो हूँ बाबा, देखो अकेली हूँ, उठो, मुझे बुखार चढ़ा है बाबा। आह, मेरी पसलियों में कितने शिद्दत का दर्द हो रहा है बाबा, मुझे सर्दी लग गई है बाबा। मेरे पास इस बोसीदा कंबल के सिवा ओढ़ने को कुछ नहीं है बाबा। मेरी अम्मा मुझसे बिछड़ गई हैं, मैं महलों से जिला वतन हो गई हूँ, मैं बिछड़ गई हूँ बाबा। बाबा अपनी कब्र में मुझको बुला लो बाबा, मुझे बहुत डर लगता है बाबा। कफन से मुंह निकालो ना, मुझको देखो ना, मैंने परसों से कुछ नहीं खाया है, मेरे बदन में इस गीली ज़मीन के कंकड़ चुभते हैं, मैं ईंट पर सर रख कर लेटी हूँ बाबा। मेरा छप्पर खट क्या हुआ बाबा, वो सोने वाला छप्पर खट क्या हुआ बाबा। मेरा दोशाला कहाँ गया बाबा, मेरी सेज किधर गई बाबा। उठो ना बाबा, कब तक सोओगे बाबा, उठ जाइए ना बाबा, ज़रा उठिए ना बाबा। हाय दर्द, ऐसा दर्द के सांस क्यों कर लेती, रह रह कर चीखती। ये कहते कहते उसको गफलत सी हो गई। उसने देखा कि मैं मर गई हूँ और मेरे वालिद मिर्ज़ा दारबख्त मुझको कब्र में उतार रहे हैं और रो रो कर कहते हैं, ये इस बेचारी का खाकी छप्पर खट है, ये इस बेचारी का खाकी छप्पर खट है। आंखें खुल गई और बेचारी भानो एड़ियाँ रगड़ने लगी। आंखें खुल गई और बेचारी बानो एड़ियाँ रगड़ने लगी। एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते उसके ऊपर सकरात, आप कह सकते हैं कि वक्त तारी हो गया और धीरे धीरे उसका बदन ठंडा होना शुरू हो गया और उसकी सांसें थमने लगी। एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते गुलबानो उसी जगह पर यानी दरगाह हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी में इंतकाल कर गई और उसी हालत में उसके वालिद के पास गुलबानो को दफन कर दिया गया। तो कैसी लगी आपको गुलबानो की ये दर्द भरी दास्तान? अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नई दास्तान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।